अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किए जाने के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 की सुबह ठीक 10:18 पर भारत गणतंत्र बना और इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हिंदुस्तान आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो चुका था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन उसका अपना कोई लिखित संविधान नहीं था। बिना संविधान का हिंदुस्तान अधूरा था। लिहाजा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति गठित की गई थी। इसी प्रारूप समिति ने संविधान तैयार किया और फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र के साथ साथ भारत गणतंत्र भी बन गया। इस गणतंत्र की 26 कहानियां अगले आधे घंटे में आप देखेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया गया था, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दरअसल संविधान निर्माण में लगे लोग चाहते थे कि संविधान जिस दिन लागू हो वो दिन ऐतिहासिक हो। इसी कड़ी में 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के निश्चय की घोषणा की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1947 तक हर साल कांग्रेस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करती थी। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके निर्माण के लिए संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 114 दिनों की बैठक की और संविधान लिखने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हिंदी और अंग्रेजी में संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी गई हैं। हाथ से लिखी दोनों मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रखी हुई हैं। उस वक्त भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस लिहाज से भारतीय संविधान अद्भुत और अद्वितीय है। बी.एन. राव की ओर से संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प के तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में 6 और मेंबर थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। डी.पी. खेतान की मौत के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसी वजह से उन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं। संविधान सभा के सदस्य भारत के अलग अलग राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की ओर से चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिनमें प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख थी।
प्रारूप समिति का काम संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों और देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। खास बात यह है कि संविधान निर्माण की तैयारी स्वतंत्रता की घोषणा से पहले ही शुरू हो गई थी और 3 जून 1947 की योजना के मुताबिक देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देसी राज्यों के लिए थे। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा ने 114 दिनों तक बहस की। इस बहस के लिए संविधान पर प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान पर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तीसरे वाचन के दौरान ही संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा ने जब संविधान पारित किया तो उस वक्त सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। भारत का संविधान कई सालों की मेहनत का नतीजा है। पहली बार 1936 में भारत के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी। अलग संविधान की मांग कांग्रेस के फैजलपुर सम्मेलन में की गई थी। 13 साल बाद 26 नवंबर 1949 को पहली बार अनुच्छेद 15 लागू किया गया। अनुच्छेद 15 में नागरिकता और अंतरिम संसद की चर्चा थी और फिर 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। संविधान देश की आत्मा है, जिसकी वजह से न केवल नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, बल्कि सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर भी मिलते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 114 दिनों की बैठक की। इन बैठकों की खास बात यह थी कि इसमें प्रेस और आम लोगों को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। 2 हस्तलिखित प्रतियों पर वहां मौजूद 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण के दौरान बड़ी गंभीरता से हर राय पर विचार कर चर्चा की गई और जो कुछ भारत के विकास और यहाँ के लोगों के लिए जरूरी लगा उसे इसमें शामिल कर लिया गया। छब्बीस जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था और इसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दरबार हॉल में शपथ लेने के बाद इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया। बतौर राष्ट्रपति पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर राष्ट्रपति भवन से निकले। पहली बार राजेंद्र प्रसाद ने तीनों सेनाओं की सलामी ली थी। पहली बार बतौर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो चीफ गेस्ट थे और इस तरह स्वतंत्र भारत गणतंत्र भारत भी बन गया, जहां का अब अपना संविधान था। यानी भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसके अब अपने बनाए नियम कायदे थे। वर्तमान में भले ही गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजपथ पर आयोजित किया जाता है, लेकिन 1950 से 54 तक गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कोई ऐसी खास परंपरा नहीं थी। गणतंत्र बनने के शुरुआती 5 साल तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी इरविन स्टेडियम, तो कभी किंग्सवे, तो कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान में हुआ करता था, न कि राजपथ पर। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का जो वर्तमान स्वरूप नजर आता है, उसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। 1955 में ही पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि बनकर दिल्ली आए थे।
1955 से ही गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है। इसके बाद 21 तोपों की सलामी होती है। इक्कीस तोपों की सलामी शुभ मानी जाती है। भारत और अमेरिका समेत तमाम देशों में सबसे खास मौके पर 21 तोपों की ही सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति को जिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ये सलामी 1941 में बनी 7 तोपों, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, उन्हीं से दी जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के सीओ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं, ठीक उसी समय ये तोपें फायर कर दी जाती है। राष्ट्रगान शुरू होते ही पहली सलामी दी जाती है और ठीक 52 सेकंड के बाद आखिरी सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री के अलावा थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहते हैं। छब्बीस जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के तौर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद आमंत्रित थे और अब की बार दक्षिण अफ्रीका के 5वें और वर्तमान राष्ट्रपति मैटामेला सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। राष्ट्रपति अपनी विशेष कार पर सवार होकर अपने घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ आते हैं। ये घुड़सवार अंगरक्षक राष्ट्रपति के काफिले में उनकी कार के चारों तरफ चलते हैं और फिर ध्वजारोहण के वक्त उनके ये विशेष घुड़सवार अंगरक्षक समेत वहां मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते हैं और इसी के साथ राष्ट्रगान की शुरुआत होती है। गणतंत्र दिवस की परेड सुबह करीब 9 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू होती है, लेकिन परेड में शामिल सभी सैनिक, अर्धसैनिक बल और एनसीसी के साथ स्काउट जैसे विशेष दल सुबह के 3 बजे से 4 बजे के बीच ही राजपथ पर पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने से पहले सभी दल तकरीबन 600 घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं और इसके लिए 7 महीने पहले से तैयारी में जुट जाते हैं। फाइनल परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हर टीम 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन हर टीम 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरे परेड के रास्ते पर जजों को बिठाया जाता है, जो प्रत्येक दल पर 200 पॉइंट के मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया जाता है। फुल ड्रेस रिहर्सल समारोह के दौरान होने वाली परेड राजपथ से लाल किले तक मार्च करते हुए जाती है। रिहर्सल के दौरान परेड 12 किलोमीटर का सफर तय करती है, जबकि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छब्बीस जनवरी की परेड की शुरुआत से लेकर अंत तक हर गतिविधि सुनियोजित होती है और हर सेकंड का हिसाब रखा जाता है। साथ ही परेड में भाग लेने वाले हर सैन्यकर्मी को 4 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। इसके अलावा उनके हथियारों की भी गहन जांच की जाती है, ताकि ये तय हो सके कि उनके हथियारों में जिंदा कारतूस तो नहीं। साथ ही साथ परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, ताकि सभी लोग इन्हें अच्छी तरह से देख सकें।
गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हिंदुस्तान की ओर से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान जहां एक तरफ अलग अलग प्लाटून के जवान राजपथ पर राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक रक्षा उपकरण, टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट का प्रदर्शन किया जाता है। इस शक्ति प्रदर्शन का मकसद दुनिया को ये बताना है कि वो किसी से कमजोर नहीं। साथ ही इससे भारत के लोगों को अपने सुरक्षित और सशक्त होने का भरोसा भी होता है। राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उपलब्धियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। ऐसे प्रदर्शन के जरिए भारत ज्ञान और विज्ञान में अपने विकास और अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराता है। शक्ति और प्रौद्योगिकी के इन प्रदर्शनों के अलावा राजपथ पर भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की भी अद्भुत झलक नजर आती है। हर साल राजपथ पर अलग अलग प्रदेशों और संस्कृति के लोग किसी खास थीम पर अपनी अपनी झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। इन झांकियों से हिंदुस्तान की कला और संस्कृति को आसानी से समझा जा सकता है। 26 जनवरी की परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट का होता है। फ्लाई पास्ट की जिम्मेवारी पश्चिमी वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले अलग अलग विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति सशस्त्र सेना के वैसे जवानों को भी सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने अद्भुत शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया हो, या फिर वैसे परिवार को सम्मानित किया जाता है जिनके अपनों ने देश के लिए अद्भुत वीरता दिखाते हुए कुर्बानी दी हो। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजपथ पर मोटरसाइकिल पर सवार जवानों का कौशल भी देखने लायक होता है। एक ही मोटरसाइकिल पर कई जवान सवार होते हैं जो अद्भुत सामंजस्य का प्रदर्शन करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए हर साल हजारों लोग राजपथ से लेकर लाल किले तक एकत्र होते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की आन, बान और शान का जिस तरह से प्रदर्शन होता है, वैसा किसी और मौके पर नहीं होता। लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग गणतंत्र दिवस की परेड देखने दिल्ली आते हैं, और जो लोग दिल्ली नहीं आते वो दूरदर्शन पर इस भव्य परेड का आनंद उठाते हैं। गणतंत्र दिवस का जश्न 3 दिनों तक चलता है। इसमें कई कार्यक्रमों और ड्रिल का आयोजन किया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है।